नमस्ते मित्रों। पशु परिचर भर्ती परीक्षा जैसा कि आप सबको विदित है शीघ्र ही होने जा रही है। इसी कड़ी में हम आपके लिए पशुपालन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और कक्षा प्लस की टीम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। पेश है इसी क्रम में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। प्रथम प्रश्न है, दूध में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। हम जानते हैं कि दूध है वो एक संपूर्ण आहार की श्रेणी में गिना जाता है और दूध में सबसे अधिक विटामिन कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा दूध में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, घी का पीला रंग किस कारण होता है? तो घी में ऐसा कौन सा वर्णक होता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है? प्रथम विकल्प है कैरोटीन, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है निकोटीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही उत्तर है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की उत्तम नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल की बकरी किसको माना जाता है? पहला विकल्प है मारवाड़ी, दूसरा है जरखाना, तीसरा विकल्प है जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी होती है वो सर्वोत्तम नस्ल की बकरी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर है जमुनापारी। चौथा इसका ऑप्शन सिरोही है, तो इसका सही आंसर है जमुनापारी। अगला, इस चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं ये जरखाना बकरी है, ये जमुनापारी बकरी है, फिर ये सिरोही है और ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी है। तो सर्वोत्तम किस्म की जो बकरी है वो है जमुनापारी। अगला प्रश्न, राजस्थान की मेरिनो हम किसको कहते हैं? इसको हम भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानते हैं। प्रथम ऑप्शन है नाली, दूसरा पूगल, तीसरा भाकरवाल और चौथा ऑप्शन है चोकला। तो चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान की मेरिनो या इंडियन मेरिनो के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं ये चोकला नस्ल की भेड़ है जिसको अपन इंडियन मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड जो योजना है वो कब से लागू हुई? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने अमूल डेयरी की भी स्थापना की थी, अमूल डेयरी, और ये दुग्ध क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1970 में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन का चित्र दिखा रखा है। इनको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में सींग हटाने को क्या कहते हैं? सींग को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्न। अब जब हॉर्न को अपन हटा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीहॉर्निंग। क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग। तो इसके हिसाब से देखो क्रंचिंग नहीं होता है, डीहॉर्निंग ऑप्शन है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लिपिंग अलग चीज है, ब्राउजिंग भी अलग चीज है, तो इसका सही उत्तर है डीहॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटनी का ऋतुकाल होता है। ऑप्शन देखते हैं हम, 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन, 1 से 7 दिन और 1 से 5 दिन। तो इसका सही विकल्प है 1 से 7 दिन। अगला प्रश्न, भैंस के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? भैंस का जो प्रथम क्लोन है उसका विकास भारत में ही हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में इसका विकास हुआ है। ऑप्शन है इसमें गरिमा, सेकंड ऑप्शन है डोली, तीसरा ऑप्शन है समरूपा और चौथा ऑप्शन है महिमा। तो इसका सही विकल्प है समरूपा। सबसे पहले समरूपा नाम की भैंस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में विकसित की गई थी।
इसको 6 फरवरी 2009 में इसका जन्म हुआ था और ये केवल 6 दिन ही जीवित रही। कितने दिन? 6 डेज, 6 दिन ही जीवित रही। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में गरिमा, फिर गरिमा सेकंड, और गरिमा सेकंड के बाद में महिमा नामक क्लोन का विकास हुआ था। जो गरिमा है उसका जन्म हुआ 6 जून 2009 को, और ये 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा के बाद में गरिमा सेकंड आई और गरिमा सेकंड से महिमा का जन्म हुआ। तो जब प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में भैंस के प्रथम क्लोन का नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा समरूपा। ऑपरेशन द्वारा बधियाकरण, बधियाकरण मित्रों कास्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें कृत्रिम विधि से, चाहे वो सर्जरी हो चाहे क्रंचिंग हो, उस विधि से हम किसी जननक्षम नर के अगर अपन वृषण को हटा दें तो वो जननक्षम नहीं रहता है। तो इस विधि को अपन बोलते हैं बधियाकरण। और बधियाकरण ऑपरेशन द्वारा किस जानवर में किया जाता है, तो इसके ऑप्शन है, पहला है गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी और चौथा है सूअर। तो सबसे इसका सही उत्तर है सूअर, पिग। पिग के अंदर ऑपरेशन द्वारा कास्ट्रेशन या बधियाकरण किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन में कृत्रिम रूप से वृषण को, टेस्टिस को हटा दिया जाता है। इस विधि को हम कहते हैं बधियाकरण या कास्ट्रेशन। अगला प्रश्न है दूध की अम्लता, एसिडिटी कितने प्रतिशत होती है? दूध चूंकि एक संपूर्ण आहार है और दूध की जो पीएच होती है वो होती है 6.6 पीएच होती है। मतलब ये हल्का अम्लीय होता है। चूंकि हम जानते हैं पीएच 7 होने पर उदासीन हो जाता है, तो दूध की पीएच 7 के निकट है, 6.6। इसका मतलब ये क्या है? हल्का अम्लीय होता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। 0.30%, फिर अगला ऑप्शन है 0.32%, फिर अगला ऑप्शन है 0.34% और अगला ऑप्शन है 0.36%। तो इसका सबसे सही उत्तर है 0.32%। घी में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो घी होता है उसमें फैट कितने % होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। पहला ऑप्शन है 91%, दूसरा है 98%, तीसरा है 99% और चौथा है 100%। तो इसका सही उत्तर है 99%। 99% वसा की मात्रा होती है घी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं में कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? कर्तन दांत होते हैं, देखो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृतनक दांत होते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर्स। कृतनक के बाद में रदनक होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैनाइंस। फिर होते हैं अग्र चवर्णक, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमोलर्स। और अंतिम जो दांत होते हैं वो होते हैं चवर्णक, जिनको हम कहते हैं मोलर्स। तो पशुओं में जो कृंतक दांत होते हैं, इंसाइजर टीथ होते हैं, उनकी संख्या होती है 8। तो इसका सही विकल्प है 8। राजस्थान में पशु सीमन बैंक, पशु वीर्य बैंक कौन सी जगह स्थित है? अपन इसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है बस्सी जयपुर, दूसरा मालपुरा टोंक, तीसरा शाहपुरा जयपुर ग्रामीण और चौथा है जोबनेर जयपुर ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर है बस्सी जयपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
दूध की शुद्धता की जांच, कि दूध में वसा की कितनी मात्रा है, दूध में पानी कितना है, इसकी प्योरिटी की जो जांच करते हैं हम कौन से उपकरण द्वारा करते हैं? तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है? तापमापी होता है, ये तापमान को मेजर करने के काम में आता है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। दूसरा है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर है, ये आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, आपेक्षिक घनत्व। और दूध की शुद्धता की जांच भी लेक्टोमीटर द्वारा ही की जाती है। तीसरा ऑप्शन है फेदोमीटर, फेदोमीटर महासागरीय गहराई को मापता है, महासागरीय गहराई जिसकी इकाई होती है फेदम। तो फेदोमीटर महासागरीय गहराई को मापता है। और बैरोमीटर है, वो वायु दाब मापी होता है, वायु दाब का मापन करता है, वायु दाब मापी। तो इसका सही उत्तर है लेक्टोमीटर। देखो अगली स्लाइड में जैसे ये लेक्टोमीटर का चित्र दिखा रखा है, इसमें क्या एक बल्ब होता है, ये बल्ब के अंदर ये लिक्विड भरा रहता है, ये आपेक्षिक सिद्धांत, ये आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें यहाँ कैलिब्राइजेशन होता है, अंशांकन कर रखा होता है, और दूध में इसको अपन सीधा का सीधा डुबो देते हैं। फिर दूध में ये जहाँ तक डूबता है उस रीडिंग को अपन नोट कर लेते हैं, और इसके हिसाब से हम दूध में वसा और पानी की मात्रा का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी बकरी सिटी गोट किसे कहते हैं? सिटी गोट या शहरी बकरी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बारबरी, दूसरा मेरिनो, तीसरा बीटल और चौथा है कच्छी। तो इसका सही उत्तर है बारबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबरी का देखो ये चित्र भी दिखा रखा है, इस प्रकार इसमें चकतेदार होती है और देखने में बहुत सुंदर बकरी दिखती है, इसे हम सिटी गोट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गी में होने वाला रोग है, इन विकल्पों में से कौन सा रोग मुर्गी के अंदर होता है? पहला विकल्प है जहरबादी, दूसरा खुरपका मुंहपका, तीसरा है रानीखेत और चौथा है गलघोटू। खुरपका मुंहपका जो रोग होता है वो गाय और भैंस में होता है, इसका सही उत्तर है रानीखेत। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन जिम्मेदार है? मतलब दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? विकल्प देखते हैं, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। ये समस्त प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, लेकिन इसमें इसका उत्तर है रेनिन, क्योंकि दूध के अंदर जो वसा ये प्रोटीन पाया जाता है उसका जो पाचन है वो रेनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के गर्भकाल की अवधि, गेस्टेशन पीरियड भैंस में कितना होता है? मतलब बच्चा है वो कितने महीने गर्भाशय में रहता है? तो इसका ऑप्शन है पहला 335 दिन, 335 दिन या 11 माह की अवधि होती है भैंस में गर्भावधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? मतलब जो अच्छी नस्ल का है सांड, उसका पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, मोटा, दूसरा है बहुत भारी, तीसरा है हल्का और चौथा है भारी। तो इसका सही उत्तर है हल्का। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा है वो हल्का होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? सबसे छोटी नस्ल की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है जैरांगी। जैरांगी नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? मतलब किस जानवर में गर्भकाल सबसे अधिक पाया जाता है? इसके ऑप्शन है गाय, भैंस, घोड़ा और हथनी। तो इसका सही उत्तर है हथनी। जो अपने एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट्स, उनमें गर्भावधि होती है 18 से 22 महीने,
और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है, अफ्रीकन एलिफेंट्स है, उनमें अप टू 22 मंथ्स 22 महीने तक की गर्भावधि होती है। तो एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे लंबी गर्भावधि होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हथनी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? दुधारू गाय। ऑप्शन है मालवी, देवनी, खेरीगढ़ और खिलारी। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है देवनी। देवनी ऐसे याद रखना है, द से द। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? देवनी। अगला देखो, यहाँ पे चारों तरह की गायों के चित्र दिखा रखे हैं। इस प्रकार की गाय होती है खिलारी, इसमें ऐसे लंबे लंबे इसके सींग होते हैं। फिर ये देवनी, इसमें यहाँ पे ऊपर ऐसे कुबड़ होती है देवनी गाय के, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। फिर ये मालवी गाय है, और अगली जो ये है वो है खेरीगढ़ गाय। तो इसमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? देवनी। तो द से द अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की गाय का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस नस्ल की गाय का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें अपन देखते हैं देवनी, गिर, साहीवाल और लाल सिंधी। तो इसका सही उत्तर है साहीवाल। साहीवाल नस्ल की जो गाय है उसका औसत दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखो, इसमें चित्र भी दिखा रखा है। लाल सिंधी गाय ऐसे होती है, रेड कलर की होती है। ये साहीवाल है, इसका सबसे अधिक औसत दुग्ध उत्पादन होता है। फिर ये देवनी आ गई और ये गिर आ गई। तो ये चारों प्रकार की गायों के चित्र हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे दिखा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ का जो बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मेमना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन लैम्ब। फिर किड होता है बकरी का बच्चा, काफ और रैम। किड क्या होता है? बकरी का बच्चा। काफ होता है बछड़ा, गाय का बच्चा। और रैम, जब मेमना बड़ा हो जाता है, वयस्क नर बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रैम। और मादा भेड़ जो वयस्क होती है उसको हम बोलते हैं ईव। तो भेड़ के बच्चे का जो नाम होता है वो मेमना है। इसका सही उत्तर है ए। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। ब है मैसूर, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है मथुरा, उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है करनाल, हरियाणा। तो इसका सबसे सही उत्तर है मैसूर, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जाना जाता है? गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हरियाणवी, लाल सिंधी, थार पारकर और साहीवाल। तो इसका सही उत्तर है साहीवाल। साहीवाल को लोला के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो ये साहीवाल गाय का चित्र भी दिखा रखा है। ये ऐसे रेड कलर की होती है, बहुत ही मजबूत पुष्ट गाय होती है। ऊंट का औसत जीवन काल, एवरेज लाइफ स्पान कितना है? ऊंट है, उसका औसत जीवन काल कितना है? ऑप्शन देखो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष। तो इसका उत्तर है 30 वर्ष। 30 ईयर्स इसका एवरेज लाइफ स्पान होता है ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का औसत भार, एवरेज वेट कितना होता है? मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन है 10 ग्राम, 80 ग्राम, 28 ग्राम और 58 ग्राम। तो इसका सही उत्तर है 58 ग्राम। 58 ग्राम एवरेज वेट होता है अंडे का। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका।
तो इसको आप भैंस के भय से भारत का भय याद रखना है। इसका सही ऑप्शन है भारत। अगला प्रश्न, भेड़ की लंबी नस्ल है, भेड़ की लंबी नस्ल है नीलगिरी, बीकानेरी, नेल्लोर और डेक्कन। तो इसका सही ऑप्शन है नेल्लोर। अगला प्रश्न है, प्लीहा बुखार, प्लीहा बुखार का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गोशीतला, दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा एफएमडी और चौथा है स्तन की सूजन। तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को हम प्लीहा बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? राठी जो गाय है उसका प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है सूरतगढ़ गंगानगर, दूसरा है रामसर अजमेर, तीसरा है बस्सी जयपुर ग्रामीण और चौथा है नौहर हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर है नौहर हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय में कुल खर्च का, मुर्गी पालन में हम जितना खर्च करते हैं तो कुल खर्च का आहार पर, उनको फीडिंग कराने में कितने प्रतिशत व्यय होता है? मुर्गी पालन व्यवसाय में जो खर्च होता है उसका कितने प्रतिशत आहार पर खर्च होता है? तो इसके ऑप्शन है 50 से 60%, 30 से 40%, 60 से 70% और चौथा ऑप्शन है 40 से 50%। तो इसका सही ऑप्शन है 60 to 70% है वो आहार पे खर्च हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण दूध का पीएच मान क्या होता है? साधारण दूध का पीएच मान क्या होता है? अभी पहले भी अपन ने डिस्कस किया था। साधारण दूध है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 6.6। अगला प्रश्न है, बकरों की किस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है? बकरों की किस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है, बियर्ड होती है? तो पहला ऑप्शन है जखराना, दूसरा ऑप्शन सिरोही, तीसरा ऑप्शन बारबरी, बिल्कुल सही ऑप्शन है बारबरी और चौथा है बीटल। तो बारबरी किस्म के जो बकरे होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है। देखो जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पे बियर्ड है इसके, है ना? ये बारबरी किस्म का बकरा है जिसमें दाढ़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेरबर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? गेरबर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है दूध में वसा की मात्रा, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है विटामिन। तो मित्रों मैं बता देता हूं, गेरबर विधि है उसके लिए सही ऑप्शन है दूध में वसा की मात्रा की जांच करने के लिए गेरबर विधि का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज डॉक्टर निकोलस गेरबर, डॉक्टर निकोलस गेरबर ने की थी और इनके नाम पे ही इस विधि का नाम रखा गया है गेरबर विधि। इसकी खोज 1891 में स्विट्जरलैंड में हुई, स्विट्जरलैंड में हुई। और इसमें क्या करते हैं, दूध का जो सैंपल होता है उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के उसमें से प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है। तो गेरबर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? दूध में वसा की मात्रा जांचने के लिए गेरबर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात बछड़ा, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, मटन, मटन अपन जानते हैं बकरे का मांस होता है, बफन, बफन होता है बफेलो या भैंस का मांस, व्हील, व्हील होता है नवजात बछड़े का मांस और बीफ, बीफ होता है गाय का मांस। तो इसका सही उत्तर है व्हील। अगला प्रश्न देखते हैं, सूअर के समूह को क्या कहते हैं? सूअर के समूह को, मतलब अगर एक ग्रुप है सूअरों का तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है ड्रॉव, दूसरा है ट्रिप, तीसरा है पैक और चौथा है फ्लॉक। तो इसका सही उत्तर है ड्रॉव। ए ड्रॉव ऑफ पिग्स,
सूवरों का जो समूह होता है तो उसको ए ग्रुप ऑफ पिग्स नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, ए ड्रॉव ऑफ पिग्स। जैसे ए पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का जो ग्रुप होता है, भेड़ियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं पैक, और भेड़ों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हम फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो इसका सही उत्तर है सूअर के समूह को क्या कहेंगे अपन, ड्रॉव। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये सूअरों का एक समूह दिखा रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉव, DROVE, ये ड्रॉव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में आयु का सही अनुमान लगाया जा सकता है। पशुओं में हम आयु का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, पूंछ से, खुर से, चमड़ी से या दांत से। तो इसका सही विकल्प है दांत से। दांत से हम किसी भी पशु की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। जो वर्ल्ड फेमस अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है। इसके ऑप्शन है बकरी से, खरगोश से, भेड़ से या पाक से। तो इसका सही उत्तर है खरगोश से। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये खरगोश है और इसकी जो इनके बालों से जो ऊन निकलती है वो अंगोरा ऊन विश्व प्रसिद्ध है, वो खरगोश से प्राप्त होती है। पशुओं का निष्कासन करते समय किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। पशुओं का निष्कासन करते समय किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी उम्र, एज देखनी चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादन देखना चाहिए, उनके कोई रोग है या नहीं है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखते हुए पशुओं को निष्कासित करना चाहिए। अगला प्रश्न है खीस। खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। खीस क्या होता है मित्रों, जब गाय या भैंस में डिलीवरी होती है तो जो प्रथम दुग्ध होता है उसको अपन खीस कहते हैं, और खीस में बहुत अधिक मात्रा में पोषण होता है, एंटीबॉडीज होती है। वो व्यक्ति अगर उसका सेवन करे तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होती है। तो खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक होती है। इसका सही उत्तर है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन उसमें सर्वाधिक होती है। कृत्रिम योनि का तापमान होता है। कृत्रिम योनि जो अच्छी नस्ल के पशु है उनके वीर्य स्खलन के काम में ली जाती है ताकि उसको सीमन बैंक में सुरक्षित रखा जा सके। तो कृत्रिम योनि का तापमान कितना होना चाहिए। इसका सही उत्तर है 39 to 41 डिग्री सेल्सियस। 39 से 41 डिग्री सेल्सियस कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है इज्जत नगर UP उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है करनाल या हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन है इज्जत नगर UP। इज्जत नगर UP में यह संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन नागौर जिले में परबतसर में होता है, अपन सब जानते हैं। और ये नागौरी बैलों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध मेला है। ये आय और राजस्व की दृष्टि से भी बहुत अच्छा मेला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परबतसर नागौर द। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो ना प्रश्न देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जून, ऑप्शन अगला है 26 अगस्त, फिर 26 नवंबर और 14 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 1 जून। 1 जून को अपन वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं।
विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। और राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य डाला जाता है। जब भी हम भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया अपनाते हैं तो सीमन को कहाँ इंजेक्ट करते हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं, यूटेरस या गर्भाशय में, सर्विक्स के मध्य में, योनि में या गुदा में। तो इसका सही उत्तर है सर्विक्स के मध्य में। देखो जैसे ये चित्र में दिख रहा है, ये वल्वा है, ये वेजिना है और ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स के मध्य में इंजेक्शन द्वारा सीमन को इंजेक्ट करवा के भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की मिठास, कार्बोहाइड्रेट कौन सी शर्करा की वजह से दूध में मिठास होती है? तो इसके ऑप्शन है फास्फोरस, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोज। लैक्टोज शुगर के कारण दूध में मिठास होती है। अगला प्रश्न, सांड द्वारा एक बार में कितना वीर्य स्खलित किया जाता है? सांड में वन टाइम में कितना सीमन इजेक्यूलेट होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, 8 ml, 6 ml, 50 ml और 6 ml। तो इसका सही उत्तर है 8 ml। एक बार में 8 ml वीर्य स्खलित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? इसके ऑप्शन है 40.6 मिलियन, अगला ऑप्शन है 56.8 मिलियन, अगला ऑप्शन है 67.8 मिलियन और चौथा ऑप्शन है 64.8 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है 56.8 मिलियन। 56.8 ये आंकड़ा अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हे क्या होता है बच्चों? ये जो रेजिडुअल बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं फसल के, उससे एक तरह से हे को अपन सूखा चारा भी कह सकते हैं। तो हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, नेपियर घास, मक्का, जवार और बरसीम। तो इसका सही उत्तर है बरसीम। बरसीम द्वारा हे को बनाया जाता है। अगली स्लाइड में बरसीम का चित्र भी दिखा रखा है। इस तरह की फसल होती है बरसीम। ये सूखने के बाद इससे हे बन जाता है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और स्टे ट्यून्ड विद कक्षा प्लस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।